सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल कब से कब तक है 30,000 BC से लेके 1,000 BC तक है। केवल एक चीज ध्यान रखें कि पूरा पाषाण का काल जो लिखा है पूरा पूरा पाषाण काल, इमा जो लिखा है इमा केवल 2-3 चीजें ध्यान रखें है। पूरा का मतलब होता है पुराना, पूरा का मतलब है पुराना। तो अगर पूरा पाषाण काल लिखा है तो केवल एक चीज का ध्यान रखे है, यानी पुराने में यहाँ का बात रहे पत्थर का यूज हुआ रहे, पत्थर का यूज। केवल 3 चीजें हैं। पहली बात पत्थर का यूज, फिर दूसरी बात गुफा में मनुष्य रहता था, फिर तीसरी बात आग के बारे में जाना। केवल 3 चीजें ध्यान रखे है कि केवल पहले भैया पत्थर का यूज करना शुरू कर दी। इसकी पत्थर का यूज कहाँ पर हुई, मनुष्य कहाँ पर रहता था, गुफा में रहता था। फिर तीसरी चीज आग के बारे में जानना शुरू कर दी, इसके बारे में जानना शुरू कर दी, इस आग के बारे में। अब हम दूसरी चीज के बारे में बात करी तो दूसरा है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, मध्य का मतलब होता है बीच, बीच में। अब अगर बीच में हो लिखा है 1,000 से 4,000 BC तक, तो ये में क्या होगा, ये में सबसे पहले पशुपालन कर शुरू कर दीन। और कहका पशुपालन किहीन कुत्ता का, घोड़ा का, बिल्ली का कर दीन। फिर अगली चीज मध्य पाषाण काल में एक चीज शुरू कर दीन कि शिकार करना प्रारंभ शुरू कर दीन, तीर कमान शुरू कर दीन, शिकार करना प्रारंभ, तीर कमान शुरू, ये होगा मध्य पाषाण काल में। अब तीसरी बात है नव पाषाण काल, यानी एकदम नया। तो एकदम नए में यहाँ नई चीजें हुई हैं, कृषि होना शुरू हो गई, पूजा करना शुरू कर दिया, हड्डियों से बने हथियार आ गए। हड्डियों से बने हथियार का साक्ष्य कहाँ मिला है, बिहार में। पहिए का आविष्कार कहाँ पर हुआ, नए नए में यहाँ। कृषि कहाँ आई, नए वाले में। पूजा कहाँ करना शुरू किया, नए वाले में। पहिए का आविष्कार कहाँ हुआ, नए वाले में। नव पाषाण काल, हड्डियों से बने हथियार कहाँ है, नए पाषाण काल में। नव पाषाण काल में हड्डियों से बने हथियार का साक्ष्य कहाँ मिला, बिहार। कृषि का साक्ष्य कहाँ मिला है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में। कृषि का साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान में मिला है। और एक चीज का ध्यान और रखे है कि कृषि जो है वो गेहूं प्लस जौ की खेती होती रहे। धान की खेती के प्रारंभ कहाँ मिले हैं, कोल्टी हवा में मिले हैं। कोल्टी हवा का साक्ष्य कोल्टी हवा यानी प्रयागराज में मिले हैं। एक चीज और ध्यान रखे है कि लोहे के बारे में ई नहीं जानते रहे, लोहे के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं जानते थे। या मध्य पाषाण काल या फिर नव पाषाण काल या फिर पूरा पाषाण काल में लोहे के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, केवल इतनी बात का ध्यान रखिएगा। अब आए चार्ल्स डार्विन। एक चीज ध्यान रखिएगा, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। जब भैया चार्ल्स डार्विन आए तो चार्ल्स डार्विन की एक बुक आई ओरिजिन ऑफ स्पीच। चार्ल्स डार्विन की एक बुक आई ओरिजिन ऑफ स्पीच, 1859 की बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीच। फिर चार्ल्स डार्विन की अगली बुक इनके 12 साल के बाद, यानी 12 साल के बाद 1871 में आई चार्ल्स डार्विन की अगली बुक। जब चार्ल्स डार्विन की अगली बुक आई 1871 में, तो चार्ल्स डार्विन 1871 में मानव विकास के सिद्धांत के बारे में बता दें कि भैया मानव विकास का सिद्धांत क्या है। मानव विकास के सिद्धांत के बारे में को बताई चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन की जो पहली बुक आई ओरिजिन ऑफ स्पीच 1869 में, फिर दूसरी बुक आई डिसेंट ऑफ मैन 1871 में। उस 1871 के बुक में चार्ल्स डार्विन का बता दी कि केवल वानर ही मनुष्य के करीब है, यानी मनुष्य के करीब को है वानर, सेम मिलता जुलता है, थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, ठीक है। केवल वानर ही मनुष्य के करीब है। तो मानव विकास का सिद्धांत को दी चार्ल्स डार्विन। बस इतनी बात ध्यान रखेगा। अभी तक हम कितनी बातें बता चुके हैं। सबसे पहले आवा है पूरा पाषाण काल, यानी एकदम पुराना में पत्थर का यूज करना शुरू कर दी। आदमी भैया पानी से बचे के लिए कहाँ रहेला, गुफा में रहेला। आग के बारे में जान लीस कि भैया आग का है, ठीक है। फिर उसके बाद अब मध्य पाषाण काल में केवल मध्य में बीच में जब 3 चीजें हो गई तो वो अपने घर में पालतू पशुअन का पाले लाग, ठीक है। शिकार करना प्रारंभ कर दी, तीर कमान बना ली, ठीक है। फिर जब नव पाषाण काल वह कृषि शुरू हो गया, पूजा करना शुरू हो गया। फिर हड्डियों से बने हथियार आ गए। हड्डियों से बने हथियार का साक्ष्य कहाँ मिला है, बिहार में। पहिए का आविष्कार होगा। कृषि के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, मेहरगढ़ पाकिस्तान में मिले हैं, गेहूं प्लस जौ के। तांबे की खोज कर दी गई, लोहे की खोज नहीं की गई। यहाँ पर कहूँ मतलब कौनो भी काल में नहीं की गए।
धान की खेती के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कोल्टी हवा यानी प्रयागराज में मिले हैं। कोल्टी हवा यानी प्रयागराज में मिले हैं। अब हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले को की सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में जॉन मार्शल की अध्यक्षता में। भैया अध्यक्ष को रहा जॉन मार्शल, लेकिन जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी कर दी कब? 1921 में। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जॉन मार्शल की अध्यक्षता में कुकरधीस दयाराम साहनी कर दी। ठीक है, ठीक है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन अगर हम सभ्यताएं की बात करी तो हम पहली सभ्यता की बात करें, चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता पहली सभ्यता। फिर दूसरी सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। कहाँ से आई? इराक से। अब इराक से आई तो दजला और फरात नदी पर है। दजला फरात नदी पर है, ध्यान रखिएगा। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदी पर है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब हमका ध्यान रखिएगा केवल 2-3 चीजें कि अगर हम पूछी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी पॉइंट कार है, तो पूर्वी पॉइंट भैया उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा कि पूर्वी पॉइंट कार है उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। मेरठ का आलमगीरपुर, मेरठ का कौन रहे? मेरठ का आलमगीरपुर रहे पूर्वी जिला। मेरठ का आलमगीरपुर कौने नदी के किनारे है? तो वह हिंडन नदी के किनारे। कौन नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। फिर हम पूर्व की बात कर ली, मेरठ पूर्वी हिस्सा मेरठ का आलमगीरपुर हिंडन नदी पूर्वी होगा। अगर हम अब पश्चिमी की ओर बात करी तो पश्चिमी में यहाँ ध्यान रखे है, पश्चिमी में यहाँ केवल ध्यान रखे है, पश्चिमी में यहाँ ध्यान रखे है कि सुरकोंगेडोर पश्चिमी हिस्सा का है। सुरकोंगेडोर पाकिस्तान का पश्चिमी का सुरकोंगेडोर है, तो पश्चिमी का पा, ठीक है, पश्चिमी का पा और सुरकोंगेडोर का सा। तो अगर तुम पेपर देखो तो का हो जी हो? पास हो जी हो। तो पास से ध्यान रखेगा कि भैया पश्चिमी पॉइंट की अगर हम बात करी, पश्चिमी पॉइंट की बात करी तो पश्चिमी पॉइंट में हम कह के बात करब, पश्चिमी पॉइंट में हम पश्चिमी पॉइंट में कह के बात करब सुर कोटजा की बात कर दे। अब सुर कोटजा कहाँ है? पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान में दाफ्क नदी के किनारे है। कौन नदी किनारे? दाफ्क नदी। अब पूरब होगा मेरठ आलमगीरपुर हिंड नदी। अब दक्षिण होगा, पूरब होगा, पश्चिम होगा। अब पश्चिम की बात कर रहे हैं सुरकोंगेडोर पाकिस्तान, दाख्स नदी। सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पर है? सुरकोंगेडोर में है। अब पूरब पश्चिम होगा। अब हम उत्तर की बात कर रहे हैं, उत्तर के। तो उत्तर का हिस्सा ध्यान रखे है उमा, उमा से ध्यान रखे है उमा। तो उत्तर का हिस्सा मांडा है, मांडा यानी लद्दाख में है। और किस नदी के किनारे है मांडा? तो चिनाब नदी के किनारे है। तो हम बात कर रहे हैं मांडा किस नदी के किनारे है? तो मांडा है चिनाब नदी के किनारे। अभी तक हम तीन बातें बता चुके हैं। सबसे पहले पूर्वी हिस्सा बता चुके हैं, मेरठ का आलमगीरपुर हिंडन नदी, ठीक है। पूर्वी ध्यान रखेगा उत्तर प्रदेश का है। फिर पश्चिमी हिस्सा की बात करब तो पास से ध्यान रखेगा, यानी पेपर में पास हो गयो। तो पास का मतलब होगा पास, पास से होगा पश्चिमी, और फाते होगा सुरकोंगेडोर। सबसे बड़ा बंदरगाह है पाकिस्तान में। कौन सी नदी है? दाख्स नदी। फिर तीसरी चीज हम बताएं पूरा पश्चिम। अब उत्तर की बात कर रहे हैं हम। उत्तर में ध्यान रखेगा नॉर्थ साइड में उमा, उसे उत्तर माँ से मांडा। मांडा कहाँ है? लद्दाख में। चिनाब नदी है भाई, इंडिया का मैप में देख लो ऊपर, ठीक है। फिर अगली हम बात कर रहे हैं लास्ट में दक्षिण में। तो दक्षिण में दा और दा, दक्षिण का दा। और फिर दक्षिण में क्या है? दक्षिण में है दैमाबाद। दैमाबाद महाराष्ट्र का है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला स्थान है। और दैमाबाद कौनी नदी के किनारे है? तो कहियो भैया प्रवरा नदी के किनारे। कौनी नदी के किनारे है? प्रवरा नदी के किनारे। तो ये 4 बातें बता दूँ। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल। अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल 1,29,900 वर्ग किलोमीटर। 1,29,900 वर्ग किलोमीटर। लेकिन अब बढ़ेगा है, लेकिन अब हमका बात नहीं करेगा, जितना है उतना फिक्स रिकॉर्ड है उतना है। अब इनकी व्यवस्थाएं कितने टीलों में थी भैया? उनकी व्यवस्थाएं कितनी टीलों में थी? 2 टीला रहे। उनकी व्यवस्थाएं कितने टीलों में थी? 2 टीला रहे। अगर हम दोनों टीलन में, अब अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल
1,29,900 वर्ग किलोमीटर। भैया अब सिंधु घाटी सभ्यता की व्यवस्था जो रहे वो 2 टीलों में व्यवस्थित थी। कितने टीला रहे? 2 टीला। पहला टीला है पश्चिमी टीला, जेका उच्च वर्ग कहा जाता है, राजा पुरोहित वही में रहते रहे। फिर दूसरा टीला रहे पूर्वी टीला, जेका कहा जाता है निम्न वर्ग। तो कैसे ध्यान रखियो भैया, पश्चिमी में यहाँ कितने अक्षर हैं? 4। पश्चिमी में कितने अक्षर हैं? 4, उनका कहा जाए उच्च वर्ग। और पूर्वी टीला में यहाँ पूर्वी में अक्षर हैं 2, एक का कहा जाए निम्न वर्ग, यानी मजदूर या फिर किसान। अब हम बात कर रहे हैं आगे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसे रही? भाव चित्रात्मक। एक चीज ध्यान रखे है, भाव चित्रात्मक लिपि का मतलब क्या है? लिपि का मतलब है कि कैसे, यानी भाव के द्वारा अपने चित्रण, अपने भावन का चित्र के द्वारा बना के विका कर दे रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो एक कहिए भाव चित्रात्मक। एक चीज जरूरी बात ध्यान देनी है कि जैसे कॉपी है तो हम लिख रहे हैं लेफ्ट टू राइट, लेकिन अगर भाव चित्रात्मक लिपि है तो ये हमें लिखा जाए राइट टू लेफ्ट। भाव चित्रात्मक में कैसे लिखा जाए? राइट टू लेफ्ट। अब समाज कैसा था? समाज का मतलब, समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक था, यानी महिलाएं ही मेन थे। अब घरों में ईंटों का जो यूज किया गया, घरों में ईंटों का जो यूज किया गया वो 4:2:1 के अनुपात में यूज किया गया, यानी 4 उनकी लंबाई रही, चौड़ाई कितनी रही? 2, और हाइट कितनी रही? 1। ठीक। एक चीज और आ सकती है कि भैया कौन सी स्टाइल है? इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल। आजकल घर बन रहे हैं यही ईंट का यूज किया जा रहा है 4:2:1 का। कौन ईंट का उपयोग किया जा रहा है? 4:2:1 का। अगर हम बात कर रहे हैं 4:2:1, अगर हम बात कर रहे हैं पवित्र पशु कौन है? तो कुबड़ वाला बैल, जेका का कहा जाता है? वृषभ। श्रृंग युक्त पशु है। आकृत कैसी थी? आकृति यानी सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी थी? त्रिभुजाकार थी। इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? कपास का व्यापार। मुख्य व्यवसाय क्या था? कपास का व्यापार। भैया ये 4 भागन में डिवाइड रहे। पहले भाग में विद्वान, फिर अगले भाग में योद्धा, फिर अगले भाग में व्यापारी, फिर अगले भाग में श्रमिक। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। अगली बात कर रहे हैं फादर ऑफ इतिहास। फादर ऑफ इतिहास कहा जाता है हेरोडोटस। हेरोडोटस का कहा जाता है, हेरोडोटस एक यूनानी व्यक्ति हैं। हेरोडोटस एक कैसे व्यक्ति हैं? यूनानी व्यक्ति हैं। फादर ऑफ इतिहास हेरोडोटस, इनकी बुक है हिस्टोरिका। हेरोडोटस का जन्म हुआ 484 बीसी में, यहाँ मृत्यु हुई है 425 बीसी में। हम पिछली क्लास में बताया है, यही वीडियो में बताया है कि मानव विकास का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। अब भैया सिंधु घाटी सभ्यता के अगर हम प्रमुख स्थल की बात कर रहे हैं तो पहला स्थल है हड़प्पा। पहला स्थल कौन सा है? हड़प्पा। हड़प्पा है कहाँ पर? पाकिस्तान में। हड़प्पा भैया है कहाँ पर? पाकिस्तान में। 1921 में हड़प्पा कहाँ पर है? पाकिस्तान में। और अगर हड़प्पा पाकिस्तान में है तो एक खोज 1921 में। हड़प्पा पहली बात रावी नदी के किनारे 1921 में खोज हुई गई दयाराम साहनी के द्वारा। हड़प्पा 1921, रावी नदी, दयाराम साहनी। फिर अगली आ जाते हैं मोहन जोदड़ो है सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में। 1922 में की खोज है, खोज की आर.डी. बनर्जी। खोज को किस? आर.डी. बनर्जी। ठीक है। अगर हम बात करें, एक चीज ध्यान रखें कि रेशियो 16 के अनुपात में तौल की इकाई थी। यहाँ पर 16 के अनुपात में तौल की इकाई थी। अभी तक हम 2 बातें बता चुके हैं कि हड़प्पा कहाँ पर है? पाकिस्तान में, रावी नदी के किनारे। 1921 में खोज है, खोज की दयाराम साहनी। मोहन जोदड़ो है पाकिस्तान में। 1922 में खोज है, सिंधु नदी के किनारे है, खोज की आर.डी. बनर्जी। मोहन जोदड़ो कब कहा जाता है? मृतकों का टीला। फिर अब तीसरी बात हम बता रहे हैं चंद्रहुड़ो कहाँ पर है? 1931 में एक खोज है, जस्ट 9 साल के बाद 1931 में। चंद्रहुड़ो पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे है। गोपाल मजूमदार के खोजकीन। खुदाई करता है जनरल मैके। खुदाई करता को है चंद्रहुड़ो के जनरल मैके। अब चौथे नंबर पर आ जाता है रोपड़। रोपड़ कहाँ है भैया? पंजाब में है। खोज कब है? 1953 में। किस नदी के किनारे है? पंजाब। तो भैया सतलज नदी के किनारे है। रोपड़ की खोज को किस? यज्ञदत्त शर्मा और वत्स की ध्यान रखेगा। और अगली चीज जो हमका ध्यान रखे, कालीबंगा राजस्थान में है। 1953 में खोज है, राजस्थान घग्गर नदी के किनारे है। को खोज किस? बालकृष्ण थापर और घोष।
दुई आदमी मिलके कीन। अब बात कर रहे हैं हम आलमगीर। आलमगीर कहाँ है? यूपी। आलमगीर कहाँ है? यूपी। किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी। यज्ञदत्त शर्मा खोज कीन। बनवाली हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे है। खोज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। धौलावीरा की इंपॉर्टेंट है। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात। भोगवा नदी के किनारे। खोज को की जोशी। जोशी। अब अगर वीर है वीर, वीर तो वीर के खोज को करी जो आदमी जोश में हुई, तो वीर के खोज कर दी जेपी जोशी। धौलावीरा भोगवा नदी। राखी गढ़ी हरियाणा घग्गर नदी के किनारे है। राखी गढ़ी हरियाणा घग्गर नदी के किनारे है। को खोज की अमरेंद्र नाथ और सूरज भान। एक आदमी है अमरेंद्र और एक आदमी है सूरज भान। दोनों बहुत ही कट्टर आदमी हैं। ये दोनों भैया को राखी बंधवा नहीं सकते। ये दोनों आदमी कहो तो राखी नहीं बंधवा सकते हैं, तो ध्यान रखियो राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा। खोज और किस नदी के किनारे? घग्गर नदी। खोज को कर दी अमरेंद्र नाथ और सूरज भान। अब हम बात कर रहे हैं लोथल का। तो लोथल का ध्यान रखिएगा गुजरात में है। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। रंगनाथ राव। अगर तुम थल में हो, थल में, तो थल में तुम्हारे का लाग जाई भैया? रंग लाग जाई। रंगनाथ राव। ध्यान रखिएगा अगर तुम थल में हो, लोथल गुजरात भोगवा नदी रंगनाथ राव। अगर तुम थल में हो तो तुम्हारे का लाग जाई? रंग लाग जाई। भोगवा नदी के किनारे है। अगली हम बात कर रहे हैं हड़प्पा। अब हम बात कर रहे हैं हड़प्पा। अब देखो हड़प्पा का यहाँ ध्यान रखिएगा कैसे। हड़प्पा का यहाँ कैसे ध्यान रखियो। तो हड़प्पा में यहाँ एक कौन सा निवास मिला है? शहरी निवास मिला है। हड़प्पा में यहाँ कैसा निवास मिला है? शहरी निवास। ग्रिड पद्धति मिली है। घरों के निर्माण में कैसी पद्धति मिली है? ग्रिड पद्धति मिली है। ग्रिड पद्धति मिली है, ठीक है, यानी ड्रेनेज सिस्टम इज गुड मिला है। अब अगली बात, हड़प्पा का हम ध्यान कैसे रखा भैया? हड़प्पा हड़प्पा कर तो रहे हो, लेकिन हम याद कैसे हुई? देखो हड़प्पा कैसे याद हुई। हड़प्पा का यहाँ ध्यान रखे है हड़के पा, यानी अगर पप्पा है तुम्हारे, पा यानी पापा, अगर तुम्हारा पापा हड़के हैं तो कैसे हड़की हैं बताओ? कैसे है? कैसे हड़की हैं? जब हम जैसे हम एक काम में लापरवाही कर दीन, तो अगर लापरवाही कर दीन तो खेत का होगी? जलेगी हमा। अगर खेत जल गए भैया, तो जले हुए खेत अगर हमा हैं, जले हुए खेत हमा हैं, तो हमका पापा हमा हड़क दे हैं, यानी हड़के पा यानी हड़प्पा। तो जले हुए खेत कहाँ मिले हैं? गेहूं प्लस जौ के साथ मिले हैं। फिर दूसरी चीज, अब फिर पा कह रहे हैं कि भैया मुद्रा। मुद्रा कहाँ है? मुद्रा नहीं कमा रहे हो तुम, तो तुम कहियो कि भैया, तो फिर से ध्यान रखे कि मुद्रा से मुद्रा बनाने में सेलखड़ी का यूज कहाँ पर मिला है? हड़प्पा में। मुद्रा से ध्यान आ जाए हड़के पा यानी मुद्रा। फिर अगली चीज ध्यान रखे है कि पश्चिमी टीला पर रक्षा दीवार थी। कह भैया घर गिर रहा है, पश्चिमी टीला का घर गिर रहा है, वहां पर रक्षा दीवार, तो ध्यान रखियो कि रक्षा दीवार है, लेकिन अब नहीं है वह, तो अब नहीं है तो फिर हड़के जई हो के द्वारा, पा के द्वारा। फिर दूसरी चीज कहिए भैया तुम कुछ नहीं करो तो जाओ, अगर एक आदमी खत्म हो गया है वह के लिए 100 का दफनाने के लिए एक गड्ढा खोद दिया, कहिए भैया तबहो नहीं गा आदमी। अगर वो तबहो नहीं गा, सबों को दफनाने के लिए वो तबहो नहीं गा, तो फिर वही के पा का करिए? हड़क दे वही का। फिर आगे ध्यान रखियो कि आगे का ध्यान रखेगा, आगे ध्यान रखेगा कि एक वह जो हड़के पा वाला एक बालक है, अब वो जा रहा है रास्ता तहने, अब वह का एक कछुए की हड्डी के साथ मिल गए, तो वह कहाँ क्या रहा है? हड़प्पा का। भैया ये क्वेश्चन आई है ध्यान रखो। फिर अगली बात फिर इनका काम मिला है। फिर अब जा रहे कहूँ कछुए की हड्डी मिल गई, अब वे कहूँ जाके ताशे खेले लाग। अब ताशे खेले लाग तो वहां पर आ गया इक्का गाड़ी। तो तांबे की इक्का गाड़ी कहाँ पर मिली है? तांबे की इक्का गाड़ी कहाँ पर मिली है? इक्का खेल रहे हैं तो हो इक्का कर रहे हैं ताश में, तो हो हड़के जाइए, तो ध्यान रखे हुए। अब कहीं अच्छा भैया खेत तो जल गए हैं, कहीं खेत तो जल गए हैं, तो अब क्या करो? किसान की खेती, कपास की खेती के साथ कर लो, यानी कपास बोलो तो कपास की खेती के साथ मिले हैं, यह ध्यान रखे। तो तुम अब वो जो बालक रहे वो यह नहीं कही, तो अब वो क्या करी? अब वो कही कि भैया महिला के गर्भ से निकलता पौधे का एक चित्र मिला है। कहिए भैया तुम अपनी माँ के गर्भ से नहीं निकले हुए, कहाँ से निकले हुए? एक पौधा निकला है, वही पौधे हो तुम, यानी एकदम मूर्ख हो तुम। तो ध्यान रखे है कि इतनी चीजें कहाँ से मिली हैं? हड़प्पा से, यानी हड़के पा से।